आज थोड़ा सा मतलब इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अब मेल इनफर्टिलिटी में मतलब मेरी आप अगर प्रीवियस वीडियोस देखें तो इसमें मतलब किस कपल को किसको इनफर्टिलिटी कहते हैं ये आ गया इसमें, मतलब कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ये आ गया। अब सीमन एनालिसिस की हमने रिपोर्ट करवाई, अगर इस पेशेंट का स्पर्म काउंट जो है 0 आ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एजोस्पर्मिया का मतलब है 0 स्पर्म काउंट। एस्पर्मिया, एस्पर्मिया का मतलब है कि कोई सीमन बाहर आ ही नहीं रही। और ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब ये है कि स्पर्म बाहर आ रहे हैं लेकिन स्पर्म की तादाद जो है वो थोड़ी है, वो 4 मिलियन से कम है, 4 मिलियन पर एम एल से। और इसके बाद एक पेशेंट है जिसमें स्पर्म की मकदार ठीक आ रही है लेकिन मतलब उसमें क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो है वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे। तो मतलब हर पेशेंट जो इनफर्टिलिटी के साथ आता है उसका ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, डिपेंडिंग अपॉन द सीमन एनालिसिस वैल्यूज़ एंड कॉज डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक ऐसा बंदा कि जो हमारे पास, एक सिनेरियो बता देता हूँ आपको कि एक पेशेंट मेरे पास कुछ दिन पहले आया, उसकी मतलब शादी को 3 साल हो गए थे और उसकी बीवी के टेस्ट ठीक थे बिल्कुल, इनका सेक्स पे बिल्कुल ठीक हो रहा था और मेल फैक्टर में कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, मतलब माम्स की हिस्ट्री नहीं थी, ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं थी, शुगर नहीं थी, ब्लड प्रेशर नहीं था। और इसके जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्टें थी मल्टीपल इसके पास, वो रिपोर्टें जो सी थी उनमें काउंट लोअर साइड पे था, मतलब 15 मिलियन होना चाहिए पर 15 मिलियन पर एमएल या 39 मिलियन पर एजैकुलेट होना चाहिए। इसका स्पर्म काउंट जो है वो लोअर लेवल पे मीट कर रहा था। तो ऐसे पेशेंट में क्वालिटी ऑफ स्पर्म बहुत ज़्यादा, मोटिलिटी बिल्कुल कम थी। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होती है जो सीधी लाइन में मूव करते हैं स्पर्म, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी वो होती है जिसमें स्पर्म 25 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे मूव करते हैं। और स्लो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी वो होती है जिसमें स्पर्म 5 से 25 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे मूव करते हैं। तो इसमें स्लो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, वैसे रैपिड और स्लो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं गिना जाता, मतलब मैं नहीं समझता कि इन दोनों में कोई फ़र्क है क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। और एक होते हैं नॉन प्रोग्रेसिव, ये भी मोटाइल स्पर्म होते हैं लेकिन ये ज़ैग ज़ैग मूव कर रहे होते हैं। और इमोटाइल स्पर्म होते हैं, ये भी जिंदा स्पर्म होते हैं, इवन टेस्ट ट्यूब एक्सी मेन स्पर्म्स को यूज़ भी किया जाता है। लेकिन ये वो स्पर्म होते हैं जो मतलब बहुत स्लो मूव कर रहे होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते। तो मतलब अब हम एक इस पेशेंट में ज़्यादा था कि इसके क्वालिटी ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म बहुत कम थी, मॉर्फोलॉजी बहुत कम थी। तो मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी के लिए हम मोस्टली ऐसे पेशेंट्स में प्रोटीन्स देते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो हम नेचुरल फॉर्म में भी देते हैं, पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज करवाते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हम पेशेंट कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल में रिलैक्स मूड, टाइप ए पर्सनालिटी पे उसको लेके आते हैं, मूड रिलैक्स, खाना पीना टाइम पे, वॉक करना और खाना स्किप ना करना, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा। अगर शुगर है तो उसका कंट्रोल बहुत अच्छा, ब्लड प्रेशर है तो उसका कंट्रोल बहुत अच्छा, कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कंट्रोल करें, यूरिक एसिड है तो उसको कंट्रोल करें, विटामिन डी लेवल को मेंटेन करें। और इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंटली कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, लेकिन वो एक्सरसाइज का सप्लीमेंट ना लें। साथ हम पेशेंट को प्रोटीन्स देते हैं और कुछ पेशेंट में जिनमें काउंट हमें लोअर साइड पे मिल रहा होता है तो उसमें हम हार्मोन स्टिमुलेंट्स देते हैं। हार्मोन स्टिमुलेंट जो हैं वो 2 तरह के आते हैं, मतलब एक तो इसमें ओरल फॉर्म में यानी कि टैबलेट की फॉर्म में आते हैं तो टैबलेट्स देते हैं, साथ इंजेक्टेबल फॉर्म में आते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म में हमें बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको देने पड़ते हैं। ये मैंने उन पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें स्पर्म काउंट आ रहा है और लोअर नॉर्मल लिमिट में आ रहा है और उसमें क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो है वो अच्छी नहीं है। इसके बाद मतलब इन पेशेंट्स में 2 से 3 महीने तक हम इनको
प्रोटीन्स दे रहे होते हैं, प्रोटीन्स के साथ आप इनको हार्मोन स्टिमुलेंट्स दे रहे होते हैं। स्टिमुलेंट्स कॉमन स्टिमुलेंट्स उनसे होते हैं, उसमें क्लोम्फिन होता है, उसमें लेट्रोजोल होता है, उसमें टिमोक्सिफिन होता है। उसके बाद जो इंजेक्टेबल फॉर्म में दे रहे होते हैं उसमें FSH दे रहे होते हैं। मतलब डिपेंडिंग ऑन हर पेशेंट को ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही होती। मैं ये नाम ले रहा हूँ कि किसी को हम मेडिसिन्स दे रहे होते हैं, किसी में हम इंजेक्शंस दे रहे होते हैं। अच्छा, आप दवाइयों की कॉस्ट के पे भी लोगों को एतराज़ होता है बाज़ औक़ात। कॉस्ट जो सी ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कॉस्ट जो सी ना वो आप देख लें कि हमारे पैसे की जो वैल्यू है और हमारे मुल्क में जैसे दवाइयाँ मिलती हैं वो सारी बाहर से आती हैं, तो वो कॉस्ट जो सी है वो उस पर डिपेंड करती है। बाकी मतलब इनमें जो पेशेंट जिनका काउंट कम है और क्वालिटी कम है, इनमें अगर हमें कोई मतलब फैक्टर मिल जाता है लाइक वेरिकोसिल, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले हम मेडिकल थेरेपी देते हैं, 3 मंथ तक मेडिकल थेरेपी देते हैं। उससे हमारे 70% पेशेंट कंसीव कर जाते हैं। बिलीव मी, 70% पेशेंट जो से हैं वो सिर्फ छोटी छोटी टिप्स से और पेशेंट के एग्जामिनेशन से। मैं अपने पेशेंट को हर दफ़ा एग्जामिन करता हूँ। बाज़ औक़ात पेशेंट ये कहता है मुझे कि आप हर दफ़ा जो है ना वो हमें एग्जामिन करते हैं, इसकी क्या वजह? तो हर दफ़ा मैंने देखना है कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है अभी तक, और हर दफ़ा मैंने रिव्यू भी करना है। मतलब मैंने आल्दो कि अपनी उस पर स्लिप पे लिखा होता है कि इस पेशेंट को मैंने एग्जामिन किया, इसमें मुझे ये चीज़ मिली, ये इसकी हिस्ट्री थी। पेशेंट आते हुए पिछला नुस्खा घर छोड़ाते हैं, कहते हैं हमें दवाइयाँ याद हैं। ये भी बड़ा गलत एटीट्यूड है, क्योंकि उसी कागज़ पे तो मैंने सारी डिटेल आपकी लिखी हुई है। और मैं या एक डॉक्टर दिन में जितने पेशेंट देख रहे हैं उसको हर पेशेंट की हिस्ट्री याद नहीं होती है। अब हम अमेरिका में नहीं बैठे हुए कि हम जो है ना उसकी मतलब हिस्ट्री जो है उसको मतलब टाइप किया हो या हमारे पास उसका रिकॉर्ड उस तरह से मौजूद हो। लेकिन मैंने काफ़ी हद तक उसको मेंटेन करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा सेंटर चौथाई जो है वो हमें मतलब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस की, जहाँ पे मैं बैठता हूँ उस मेडिकल सेंटर की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल इनमें से 70% कंसीव कर जाते हैं। फिर जो 30% नहीं कंसीव करते उसमें फिर हमें मतलब लाइक अगर उसमें वेरिकोसील, तो फिर हम वेरिकोसील की तरफ सोचते हैं कि वेरिकोसील को ऑपरेट करेंगे तो इस पेशेंट को कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। अगर तो एक साइड का बेनिफिट है तो आमतौर पर मेरी कोशिश होती है कि ना ही ऑपरेट करूँ। लेकिन अगर दोनों साइड का और पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा, उसकी मोटेलिटी इम्प्रूव नहीं कर रही, तो फिर हम उसको ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेशन जो करते हैं वो माइक्रो डॉपलर करते हैं। माइक्रो सर्जिकल तो पाकिस्तान में शायद और भी कुछ लोग कर रहे हैं, माइक्रो डॉपलर भी शायद कुछ और लोग कर रहे होंगे। तो हम इसमें पेन डॉपलर यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप प्लस पेन डॉपलर। पेन डॉपलर जो है ये ड्यूरिंग ऑपरेशन यूज़ किया जाता है। पेन डॉपलर साउंड डॉपलर भी होता है, साउंड भी हम यूज़ करते हैं और विजुअल भी यूज़ करते हैं, ताकि कॉम्प्लिकेशन रेट कम से कम हो एक छोटे से इंसिजन से, जिसके बाद पेशेंट 2 घंटे के बाद घर जा सकता है। हम पेशेंट की वो वेसल जो वेरिकोस्टिस हैं जिसमें रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड आ रहा है, सिर्फ वही वेसल जो सी हैं उनका कनेक्शन कट डाउन करते हैं, और इसमें उनका खून की नाड़ जो खून लेके आ रही है वो बच जाए, और जो स्पर्म लेके जा रही है जो नाली जिसको वॉस कहते हैं वो बच जाए। तो इसको कहते हैं माइक्रो डॉपलर। तो हम माइक्रो डॉपलर वेरिकोस्लेक्टमी की कर देते हैं। इवन दोनों साइड की भी अगर की हो तो पेशेंट को 4 घंटे में छुट्टी दे देते हैं। इससे मतलब वेरिकोसील के ऑपरेशन के फ़ौरन बाद कई पेशेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 2 दिन के बाद ये ठीक हो जाएंगे, या हम इसके मतलब 1 महीने के बाद जो सीमन की रिपोर्ट करवाएंगे उसमें सीमन हमारी नॉर्मल आएगी। ऐसा नहीं होता। वेरिकोसील के बाद इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और 64% पेशेंट जिसमें हमने ऑपरेशन किया होता है वो इम्प्रूव कर जाते हैं उनके स्पर्म की क्वांटिटी भी क्वालिटी भी विद इन 15 आवर्स। मतलब 15 आवर्स नहीं, सॉरी 15 मंथ्स। 7 मंथ में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हो चुकी होती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट 15 मंथ तक होती रहती है ऑपरेशन के बाद। तो बाकी कंसेप्शन फिर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इनमें से बहुत सारे पेशेंट 64% पेशेंट जो हैं वो उसके बाद कंसीव कर जाते हैं, जिनको हमने इनफर्टिलिटी की वजह से वेरिकोसील का ऑपरेशन किया होता है। बहुत शुक्रिया।